हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में। आज जिस आर्टिकल को मैं लेके आया हूँ वो आर्टिकल इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टैटिक चीज़ को डायनेमिक से कैसे हम लिंक करते हैं। ये आर्टिकल जो है इसमें स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक पार्ट दोनों ही कवर किया जाएगा। तो यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और आर्टिकल का हेडिंग दिख रहा है द एब्सर्डिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एब्सर्डिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसलेस हो, नॉनसेंस। आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी खोल के तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो नॉनसेंस ही लिखा हुआ है। मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कितने इश्यूज हैं जिससे एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है। इस आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद आप इस बात को जरूर कैलकुलेट कर सकेंगे कि इस आर्टिकल को या तो एक मैसिव अमेंडमेंट की ज़रूरत है या यदि संभव है तो इस आर्टिकल को रिपील भी किया जा सकता है। तो हम अब आर्टिकल के डिटेल्स में आते हैं। आप देखिए कि 3 स्टेट, एक तो यूटी है, पुडुचेरी, पौंडीचेरी हुआ करता था, अभी पुडुचेरी हो गया है। और अभी इसको पहले लिखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है। तो ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे ही नहीं, इससे पहले मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी ये तमाशा हो चुका है। तो हम सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन कर लें और उसके बाद हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली वो जो सबसे वंडरफुल बुक लिखी गई है इंडियन पॉलिटी पे, जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इस लॉ को लाया गया था। 10 शेड्यूल में रखा गया था, 1985 में लाया गया था। ये लॉ से पहले कुछ कहानी ऐसे हुआ करती थी दोस्तों कि जो भी एमपी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो एमएलए, ये जो भी हुआ करते थे, इसमें खरीद फरोख्त की बात बहुत चलती थी। इनफैक्ट आज भी है, लेकिन आज कहानी थोड़ा चेंज हो चुका है। इसके बारे में हम इस आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होता था इस लॉ के आने से पहले कि कोई पार्टी कंटेस्ट करके आती थी, कोई पार्टी के लीडर्स जीत के आते थे और उसके बाद वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही थी और यूँ कहें कि स्टेबिलिटी भी इंश्योर नहीं हो पा रही थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। और एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है दोस्तों कि यदि हमने ए पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, ए पार्टी ने यदि हमें टिकट दिया है, हमने ए पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, हम इलेक्शन जीत भी गए, इसके बाद यदि मैं दूसरी पार्टी बी पार्टी में जाना चाहता हूं तो मेरी सदस्यता खत्म हो जाएगी, मतलब मेरे जीतने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ कि यदि पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी है इसके खिलाफ यदि मैं कोई बात करता हूं, इसके अगेंस्ट में कोई बात करता हूं, तो पार्टी हमें निकाल सकती है, हमें सस्पेंड कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ें, नीयत बहुत अच्छी थी, इंटेंशंस बहुत अच्छे थे। ये रखा इसलिए गया था ताकि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकें और जब गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होगी तभी हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे ही स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे पॉलिसी बन नहीं पाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी जो आ रहा है सामने इन तीनों स्टेट्स, पुडुचेरी, एमपी, कर्नाटका, तो इसमें ये इसका एक ज़बरदस्त तोड़ निकाल लिया है जो एमपी एमएलए हैं। ये क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। सपोज दैट कि 2 पार्टी कंटेस्ट कर रही हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, और 100 सीटें हैं। तो एक पार्टी ए को 55 सीट्स मिल गई और पार्टी बी को 45 सीट्स मिल गई। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से यदि कोई इस पार्टी से, पार्टी ए से पार्टी बी में जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ यही कहता है, नहीं जाएंगे वो लोग। लेकिन अब इसका एमपी और एमएलए ने जबरदस्त तोड़ निकाल लिया है, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। उन्होंने क्या किया है कि अब सपोज दैट कि 55 सीट्स इसको मिल गया पार्टी ए को और बी 45 सीट्स पे ही है, तो मेजोरिटी रूल्स उस हिसाब से ए के पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए के पास पूरी की पूरी ऑटोनॉमी है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन अब क्या करेंगे ये लोग, बी पार्टी के साथ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी बैकडोर से और इस हिसाब से ए पार्टी के 10 एमपी या एमएलएज यदि
खुद से रेजिग्नेशन दे देते हैं उस पार्टी से, तो अब नंबर हो गया टोटल 90, और जब यहाँ से 10 निकल गए, 55 में से 10 निकल गए, तो दोनों ही 45 पे आ गए। अब जब 45 पे बी ऑलरेडी था और ये जो है 10 लोग रेजिग्नेशन दे दिए, तो वो भी 45 पे आ गया। अब बी क्या करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा देगा ए पे, और इससे क्या होगा कि ए की सरकार गिर जाएगी। और बाकी अब आपके जहन में ये चीज़ें चल रही होगी कि जो 10 रेजिग्नेशन दिए उनका क्या होगा। अब चूंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बी पार्टी वालों के साथ थी, तो वो उसके बाद उस टिकट से कंटेस्ट करके आ जाएंगे। और ऐसा भी सिस्टम है दोस्तों कि 6 मंथ के लिए उनको आराम से मिनिस्टर बनाया जा सकता है। 6 मंथ के अंदर उनको मेजोरिटी शो करनी पड़ती है, या उनको किसी दोनों हाउस में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ता है। तो हो सकता है कि 6 मंथ के अंदर वो राज्यसभा में वो पार्टी उनको भेज दे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और नीचे लिखता है इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, मतलब पॉलिटिकल डिफेक्शन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो डिफेक्शन था, इस चीज़ को कम्बैट करने के लिए, इस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था। लेकिन इसका भी हस्र आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल के तहत क्लियर कर दिया कि किस तरीके से इस चीज़ को भी मिसयूज़ किया जा रहा है। बहरहाल हम इसके पर्पस पे आते हैं, एंटी डिफेक्शन क्यों लगाया गया था, लॉ क्यों आया था, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हालांकि मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रिजर्व गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया था। दूसरी बात, इंसुलेट देम फ्रॉम डिफेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स, मतलब कि उनको अपनी पार्टी छोड़ के जाने, यदि जाते या ऐसी हिम्मत करते या अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कोई बात करते, तो भी उनको बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के। हालांकि दोनों चीज़ें यहाँ पे फेल होते हुए दिख रही है, जो अभी का मैंने एग्जांपल दिया उस तरीके से। तो एक्चुअली में इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उस इशूज़ को हम बात करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक्चुअली में इशू क्या है, क्या सच में एक करप्शन की वजह से ही ऐसा होता है या कोई और भी रीजन्स हैं। सर्टेनली नॉट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को एक मैसिव अमेंडमेंट की ज़रूरत है, या यूं कहें कि उसको रिपील कर दिया जाएगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि हमारी कंट्री और अच्छे से गवर्न कर सके। अब इशूज़ को हम पढ़ें यदि, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कन्वर्ट्स MP MLA एज एन एजेंट ऑफ द पार्टी। बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्राइबल सोसाइटी रहती है, सपोज दैट, या गरीब लोग रहते हैं जिनका बहुत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन के जाता हूं, सपोज दैट कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी इकॉनमी एग्रीकल्चर इकॉनमी है। अब यदि गवर्नमेंट, हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट बनाई है, तो उसने कोई बिल पास कर दिया कि वहाँ पे कोई डैम बनाना है, तो इससे क्या होगा कि वो जो आदिवासी भाई हैं हमारे, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, या यूं कहें कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। और चूंकि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अंदर से नहीं चाह रहा हूँ कि वो ये चीज़ हो, क्योंकि मुझे उस एरिया से बहुत ज़्यादा, मैं उस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, उसके डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। लेकिन चूंकि पार्टी ने मेरे से पूछा नहीं और उन्होंने इस डिसीजन को ले लिया कि वहाँ पे एक डैम बनाना है, वहाँ पे होटल बनाना है, वहाँ पे रेस्टोरेंट लगाना है, या वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना है, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जंगल को काटेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि हम एक जस्ट मियरली हम एक क्या बोलते हैं, एक एजेंट बन के रह जाते हैं। न तो हम इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं। कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कहानी सही वैसी ही प्रतीत होगी कि हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का कंसर्न, उन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हमसे थी जिसको हमने फुलफिल नहीं किया। और एट द सेम टाइम इस साइड देखें तो चूंकि हमसे पूछा नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और यदि मैंने कुछ कलेजे का काम किया और उनके अगेंस्ट में बात किया कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम MLA होते हुए भी और MP होते हुए भी उस एरिया के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी हमसे कुछ पूछा नहीं, तो मैं सिर्फ एक जस्ट मियरली एजेंट बन के रह गया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसके बाद कहते हैं वीकेंस द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो वीकेंड कर ही दिया ना। आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे लोग होटल लगा रहे हैं पहले वाले में जो मैंने बताया, या
कुछ भी कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जो वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, फ्लोरा एंड फाउना खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो हम चाहते हुए भी जो जिस चीज़ के लिए मुझे अकाउंटेबल होना चाहिए था उस चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी प्रूफ होते हुए दिख रहा है कि वीकेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म। लास्ट वन है इट डज नॉट इवन प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी। अब ये अकाउंटेबिलिटी दो जगह लिखा हुआ है, उसको स्टेबिलिटी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी लिख लीजिएगा कि इट डज नॉट इवन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब दोस्तों मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टेबिलिटी कैसे नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि पुडुचेरी एमपी और कर्नाटका का एग्जांपल आपको दिखा दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लगाया इसलिए गया था कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। लोग चेंज करने से पहले सोचेंगे कि भाई यदि हमने चेंज कर दिया तब तो हमारी सदस्यता चली जाएगी, हम जिस टिकट से कंटेस्ट करके आए हैं, इवन जीत कर आए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सब खत्म होते हुए यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कहाँ से रही है स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी भी नहीं रही। जो सबसे बड़ा कंसर्न था, जिस चीज़ के लिए आपने बनाया था, वो चीज़ें तो सीधे सीधे खत्म हो रही हैं। तो स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी क्योंकि वो खुद ही रेजिग्नेशन दे देंगे और दूसरी पार्टी के टिकट से फिर कंटेस्ट होकर चले आए, फिर कंटेस्ट करके और चले आएंगे, या यूँ कहें कि उनको डायरेक्ट राज्यसभा भेज दिया जाएगा। राज्यसभा जाने के बाद वो आराम से मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो वे फॉरवर्ड की बात यदि हम करें तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, किसी भी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी, अभी बहुत सारी पार्टियां हैं आपके कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में जो नेशनल पार्टी हैं, और यदि आप उसका सच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2, 4, 5 लोग मिलके इकट्ठे सारे के सारे डिसीजन ले लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि आप 45 सीट्स रखते हो किसी भी कंट्री में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, तो उसमें उन लोगों को भी उनके सेंटिमेंट्स को भी समझना चाहिए, उनके इमोशंस को भी समझना चाहिए। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे अंदर हम इस डेमोक्रेसी जैसे ब्यूटीफुल वर्ड को सच में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो इंटरनल डेमोक्रेसी यदि हमने बढ़ा दिया, इंटरनल डेमोक्रेसी यदि हमने इस्टेब्लिश कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उनके कंसर्न को भी हम सीरियसली लेंगे। और वो जो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी में हम लोग पढ़ाते हैं यूपीएससी के सिलेबस में कि इम्पैथी होना चाहिए। इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति का मतलब कि किसी दूसरे के कंसर्न को, किसी दूसरे के सेंटिमेंट को, किसी दूसरे के दुख और दर्द को भी हम समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो ये इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं है किसी पार्टी में। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, ए में है और बी में नहीं है। बहुत सी मैक्सिमम पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर यही बताते हैं कि ये आया था एंटी डिफेक्शन लॉ स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन अभी ये कहानी हो रही है कि दोनों में से कोई भी साबित नहीं हो पा रहा है। किसी न तो हम अकाउंटेबल हो रहे हैं लोगों के लिए और न कोई स्टेबल गवर्नमेंट दे पा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस आर्टिकल को रिपील कर दिया जाए? दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने अपने व्यूज़ बताइएगा कि क्या रिपील सच में कर दिया जाए एंटी डिफेक्शन लॉ को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।